Hello everyone and welcome to Sleepy Classes in your revision series for UPSC Prelims 2021. अब जैसे कि आपको पता होगा क्या पॉइंट है इन सीरीज का। द पॉइंट इज टू कवर 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर सब्जेक्ट इन द 3 वीक्स। ठीक है, तो इन 3 हफ्तों का जो टाइम है अक्रॉस दीज 3 वीक्स हर सब्जेक्ट के 50 सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं डिस्कस कर दिए जाएंगे, जिसके थ्रू नियरली जो 6 सब्जेक्ट हैं हमारे 6 डेज अ वीक में 300 टॉपिक्स जो हैं आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे। ना बिकॉज ये एंडिंग वीक्स है, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा प्रेपरेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे फोकस क्या होना चाहिए? रिवीजन पे। और विद इन दिस रिवीजन ऑल्सो वी विल ट्राई टू डायरेक्ट कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके अंदर आने की यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा चांस है। एंड बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दोज टॉपिक्स, बाय रिवाइजिंग दोज टॉपिक्स एकदम अच्छे से टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, आप अपने मार्क्स इन द प्रीलिम्स जो है मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है यूपीएससी का सिलेबस जो है बहुत वास्ट है, बहुत एक्सटेंसिव है। तो हमेशा ही जैसे कि हम आपको प्रीमिक्स में सिखाते हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में बताते हैं दैट व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस देयर कैन बी क्वेश्चंस जिनके बारे में आपको कम आइडिया हो या ना पता हो कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। बट देयर आर वेरियस टेक्निक्स, एलिमिनेशन टेक्निक, इन्फॉर्म्ड गेस वर्क टेक्निक, जिनके थ्रू आप अपने मार्क्स को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो उसी तरह से इन टॉपिक्स के अंदर भी बाय लिंकिंग इट टू कि क्या क्या चीज़ें जो हैं करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं, कुछ माइलस्टोन्स अचीव हुए हों, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आई हों, उनके अंदर ये टर्म्स मेंशन किए गए हों, तो इन सब के अंदर जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम अपना पहला एक जो पार्ट है ऑफ द रिविजन सीरीज फॉर पॉलिटी एंड गवर्नेंस करेंगे। आज के जो पार्ट है इनके अंदर 16 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैं क्विकली आपको लिस्ट आउट करके बताऊंगी। द पॉइंट हियर इज कि आपका टाइम की यूटिलाइजेशन जो है वो भी बेहतर हो एंड हम भी जो है आपको मैक्सिमम डिलीवरी दे पाए इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे द फोकस इज इन टीचिंग। ये क्या है? बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर आप प्रीलिम्स में जाके अटेम्प्ट दे रहे हैं, लिख रहे हैं एग्जाम, तो आपकी एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रिपरेशन हिट हो गई होगी। यहाँ पे मोटिव क्या है? आपको ब्रीफली बताना उस टॉपिक के बारे में, कौन सा टॉपिक है, उसके कुछ इंटरलिंकेजेस आपको बताना, ताकि आप वो इंटरलिंकेजेस को अपने नोट से क्विकली रिवाइज कर पाए। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो, राइट? क्या पॉइंट है इस वीडियो का, किस तरह से आपने इसको यूटिलाइज करना है अपनी लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए। अब जो टॉपिक्स है वो किन मेन इशू से आएंगे, ये हम कवर करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से लेके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव तक। ठीक है, तो इसके अंदर जो है 16 मेन टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे विच इज कंसर्न्ड विद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बट ऑब्वियस आप सबने जो है रिवाइज किया होगा, लर्न किया होगा जो वेरियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हैं, जो वेरियस उससे पहले भी चार्टर एक्ट्स हैं। एक बार मैं आपको जो है बोलूँगी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि वो GOI एक्ट्स हैं। अ लॉट ऑफ टाइम अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उससे आ जाते हैं एंड परफेक्टली स्टैटिक है वो, प्लस वेरी इंपॉर्टेंटली वो हिस्ट्री का भी पार्ट होता है। ठीक है, तो इवन तो इसमें मेंशन नहीं है बट आई वुड से कि बहुत ही स्टैटिक पार्ट है। तो गुड थिंग टू डू इज कि आपके स्पेशली जो आपके 1909, 1990, 1935 के एक्ट्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से आप पढ़ के जाएं, एक एक पॉइंट जो है उनका आप रट के चले जाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक में डिस्कस कर रही हूँ इस कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब इसके विद इन जो है आपने किन किन चीज़ों पे नज़र बनानी है। पहले तो द वेरी डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये जो है मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है एक हॉट टॉपिक है। वेरी इंपॉर्टेंटली बहुत सारी जजमेंट्स के अंदर भी जो है इसके बारे में बातचीत की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, इन सब के ऊपर जो है नज़र डालना ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया इज लिमिटेड गवर्नमेंट, कि जो पावर है ऑफ द गवर्नमेंट, जो उसकी अथॉरिटी है वो लिमिट की गई है। लिमिट कैसे की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की? जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी पावर वाया अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वाया द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो कि नज़र बनाए रखती है, द फैक्ट दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट गो अगेंस्ट इट, द एग्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, राइट? सो इन सब के थ्रू जो है गवर्नमेंट की पावर लिमिट कर दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंटली इसी के साथ एसोसिएटेड टर्म है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी।
राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो आइडिया है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी दोबारा इसकी बात की थी। वेरी इंपॉर्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्या आइडिया है, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे आइडियाज जो कि इंश्राइन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्स एंड विजन के साथ अलाइंड है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमेशा पब्लिक मोरालिटी के साथ सही बैठती है? तो नहीं। समटाइम्स पब्लिक मोरालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बीच में एक डिबेट हो सकती है, एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, बट द इंपॉर्टेंट बिट इज कि हम पब्लिक मोरालिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की तरफ जो है लेके जाए। तो फॉर एग्जाम्पल जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंटली सेक्शन 377 है एंड उसकी जो रीडिंग डाउन की गई टू एंश्योर राइट्स ऑफ द LGBTQIA+ कम्युनिटी, वो क्या था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मद्देनजर रखते हुए जो है एक स्टेप उठाया गया था। ठीक है, तो ऐसे जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं आजकल ये भी बहुत आती हैं प्रीलिम्स में, तो इनके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट आप ना प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। हम कई बार प्रियम्बल को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है निग्लेक्ट कर देते हैं, वी डू नॉट पे एडिक्वेट अटेंशन टू इट। सो आई वुड सजेस्ट प्रियम्बल को आप पूरी अच्छे से देखें। सबसे इंपॉर्टेंटली प्रियम्बल जो है, क्या इसके गोल्स हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंटली जो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल है ना, ये इन डेप्थ आपकी NCERT जो है, राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसके अंदर डिस्कस किया गया है। ठीक है, कि किस तरह से ये बताता है कि पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे रेस्ट करती है, ये बताता है हमारे क्या गोल्स हैं, क्या विजन्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ये साथ ही में बताता है कि कब जो है इनैक्ट की गई थी जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, विच इज़ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने कुछ मद्देनजर रखनी है। साथ ही साथ में वेरी इंपॉर्टेंटली कि क्या प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो प्रियम्बल क्या पार्ट है? Absolutely, it is a part of the Indian Constitution. It has been time and again reinforced by the Supreme Court. क्या preamble जो है enforceable है? नहीं, ये enforceable on its own ये enforceable नहीं है, but अगर ये direction देता है किसी एक particular article को, किसी constitution के part को, तो when preamble is read in tandem, in consonance, in cooperation with another part of the constitution, तब उस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एप्लीकेबल करने के लिए, इन्फोर्सिएबल करने के लिए, तब जो है आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, बट नॉट फॉर द प्रियम्बल। प्रियम्बल के अंदर अब दिए गए जो वेरियस कॉन्सेप्ट्स है उनको पढ़ना, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अगेन आ रहे हैं आपके प्रीलिम्स के अंदर। तो ध्यान रखिए कि आपको क्लैरिटी हो कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट्स लाइक सॉवरेनिटी क्या है, सोशलिज्म क्या है, क्यों इंडिया अभी भी सोशलिस्ट बुलाया जाता है, सेक्युलरिज्म क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी का क्या आइडिया है। ठीक है, इन सब के साथ जो है आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। बाय चांस आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो ऊपर मैं एक कार्ड ऐड कर रही हूँ, हमारे 2 मिनट सीरीज जो हैं उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट्स कराए गए हैं। प्लीज़ क्विकली हैव अ लुक एट इट, ताकि आपके कोई भी ऐसे कॉन्सेप्चुअल टर्म्स अगर ये आते हैं आपके प्रीलिम्स में जिनका आने का बहुत चांस है, वो बिल्कुल भी गलत ना हो। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से, वो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है न्यूज़ में रही है, चर्चा में रही है, टाइम एंड अगेन बेसिक स्ट्रक्चर की कॉन्वर्सेशन हो रही है, स्पेशली विद द कमिंग इन ऑफ अ नंबर ऑफ वेरियस अमेंडमेंट्स both to the constitution and to laws in general, right? So various चीज़ों के टाइम पे जो है क्वेश्चन की गई है। फॉर एग्जांपल जब CAA को लेकर डिबेट चल रही थी तब बेसिक स्ट्रक्चर जो है काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्या इसके आइडियाज़ हैं, इन सब को आपको करने की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहुत ही क्विक रिविजन के लिए मैंने एक टेबल बना दिया है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, ये बेसिकली कहती है कि देयर आर सर्टेन फाउंडेशनल एलिमेंट्स एंड आइडियाज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इसके मूल वैल्यूज़ है, जो कि इसके फाउंडेशनल एलिमेंट्स है, एंड ये किसी भी तरह से ऑल्टर या चेंज इस तरह से नहीं की जा सकते कि ये इनका पूरा आइडिया ही डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, तो ये आइडिया है आपके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। कुछ केसेस है जो कि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द फर्स्ट वाज द शंकरी प्रसाद केस, ये अमेंडमेंट प्रोसीजर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका शंकरी प्रसाद केस जिसके अंदर जो है ये कहा गया था कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास अनफेटर्ड एक तरह से अमेंडमेंट की पावर है। तो आर्टिकल 13 जो कि फंडामेंटल राइट से पहले लिस्ट आउट किया जाता है, जो कि रोक टोक डालता है, जो कि बताता है
किस तरह के लॉज, किस तरह की इनैक्टमेंट्स जो है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तब शंकरी प्रसाद में बोला गया था दैट इज ओनली डीलिंग विद ऑर्डिनरी लॉ। जब पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के तहत लॉ बनाती है तब वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर एक्सरसाइज कर रही है, वो ऑर्डिनरी लॉ नहीं रहता, एंड देयरफॉर द पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस एनी नंबर ऑफ चेंजेस। अब इसके करते हुए पार्लियामेंट जो है कुछ ज्यादा ही अथॉरिटेरियन बनने लग गई थी। तो क्या हुआ, गोलकनाथ के अंदर एक रिवर्स जजमेंट आई जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर्स जो है ऑलमोस्ट छीन ली गवर्नमेंट से। ठीक है, इसके बाद बैलेंस करते हुए आता है 1973 का आपका केशवानंद भारती एक्ट, भारती जजमेंट, जिसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है आगे रखी गई, राइट। एंड लास्ट में आती है आपके मिनर्वा मिल्स की लैंडमार्क जजमेंट ऑफ 1980, जिसने बोला कि पार्लियामेंट के पास जो है अनलिमिटेड पावर नहीं है, राइट, कि इवन आर्टिकल 368 के अंदर जो वो अमेंडमेंट्स ला सकती है, ये नहीं कि कल को वो आर्टिकल 368 का एम्बिट इतना ज़्यादा बड़ा कर दे कि फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ही वो चेंज करके रख दे। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली, क्या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? नहीं मेंशन्ड है। क्या है ये? एक जुडिशियल डॉक्ट्रिन है, एक जुडिशियल इनोवेशन है। एंड साथ ही में क्या कंप्लीटली डिफाइंड है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? तो नहीं, ये कंप्लीटली डिफाइंड नहीं है। इनफैक्ट 2020 में भी इसके ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल्स आए थे, हाउ देयर इज अ नीड टू डिफाइन द जुडिशियल कोर, देयर इज अ नीड टू डिफाइन दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इसके मेन एलिमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, तो केस बाय केस बेसिस पे जो है सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करती है व्हाट रेस्ट विद इन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। क्या क्या है अभी तक इसके अंदर इंक्लूजन्स? बहुत सारी है। तो फर्स्ट के कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, देन सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है, इक्वालिटी जस्टिस की आइडिया, सेक्युलरिज्म का आइडिया, फेडरलिज्म का आइडिया, द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज का आइडिया, आर्टिकल 368 itself has been included in here, राइट, जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है has been included in here, राइट। तो ये सब जो है एलिमेंट्स बन जाते हैं ऑफ योर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान रखिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि सिंपली चेंज की जा सकती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है बट सिंपली चेंज की जा सकती हैं बाय योर सिंपल अमेंडमेंट प्रोसेस, दैट इज योर सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, राइट। जैसे कि स्टेट का नाम चेंज करना, इंक्रीज या डिक्रीज करना एरिया, सो ऑन सो फोर्थ। देन आपको आना है अमेंडमेंट प्रोसीजर पे अंडर आर्टिकल 368। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि 368 के अंदर ही इंक्लूड होती हैं? क्या प्रोसीजर है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368? ठीक है, तो जब हम बात करते हैं 2/3 मेजॉरिटी, राइट, स्पेशल मेजॉरिटी की, ये क्या प्रोसीजर है? अपार्ट फ्रॉम द 2/3 मेजॉरिटी जो सेकंड एक और प्रोसीजर है विद रिगार्ड टू सच प्रोविजंस जो कि फेडरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डील करती हैं, उनके अंदर 2/3 ऑफ मेजॉरिटी के साथ ही साथ आपको रैटिफिकेशन चाहिए होती है फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, राइट। ऐसे कौन से इशूज जो कि वहाँ पे फॉल करते हैं, इनके ऊपर जो है क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं के साथ एक और एसोसिएटेड आइडिया जो आ जाता है इज दैट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, राइट, जो कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम एंड अगेन रीइंफोर्स किया गया है। फॉर एग्जांपल आपका जो आर्टिकल 13 है यही बोल देता है कि कोई भी लॉ, कोई भी ऐसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या कुछ भी अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट अगर वो जा रहा है तो उसको नल एंड वॉइड घोषित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? वो जुडिशरी के पास है। तो जुडिशरी हैज टू कीप अ चेक ऑन द वेरियस लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट्स, ऑन द वेरियस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स टू मेक श्योर दैट इट इन नो वे गोज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स और सर्टेन अदर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, तो ये जो है पावर जुडिशियल रिव्यू के अंडर जो है सौंपी गई है टू द इंडियन सुप्रीम कोर्ट। और ये जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था? ये हमने जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस का जो एक आइडिया है, वहाँ से हमने यहाँ पे इंडिया में अप्लाई किया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली अब हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स में एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी, कैटेगराइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमें पता है 6 ब्रॉड फंडामेंटल राइट्स है जिनके अंदर फिर सब कैटेगराइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। तो आपको फॉर एग्जाम्पल पूछा गया था एक बार कि आपके कौन से आर्टिकल्स फॉर एग्जाम्पल फॉल करते हैं विद इन द प्रेमाइज ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन या राइट टू इक्वालिटी के अंदर कौन से आते हैं। ठीक है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है उसको भी याद रखना है। तो बहुत ही सिंपल डायग्राम है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की जो है बात हो रही है, साथ ही में यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसके थ्रू आप क्विकली ये भी रिवाइज कर सकते हैं कि
कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स को प्रॉमिस्ड है एंड एलियंस को नहीं मिलते हैं? कौन से हैं ये? आर्टिकल्स 15, 16, 19, 29 और 30 के अंदर दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स हैं। जिन कौन सी ब्रॉड क्लासिफिकेशन है आपकी? राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल्स 14 to 18 के अंडर आती है, देन राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल्स 19 to 22 तक है, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि 23 and 24 है, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि 25 to 28 के साथ डील करते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ 29 and 30, एंड लास्टली योर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आपकी रिट्स के साथ डील करता है अंडर आर्टिकल 32। साथ ही में इन रिट्स के ऊपर क्लैरिटी, हेबियस कॉर्पस क्या है, मैंडमस क्या है, प्रोहिबिशन क्या है, सर्टियोरारी क्या है, को वारंटो क्या है, इसके अंदर इनका मतलब क्या है, किन के ऊपर ये एप्लीकेबल है, किन के ऊपर ये नहीं एप्लीकेबल है, इन सब पे क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है क्विकली रिवाइज कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट अप इज योर फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही राइट टू फ्रीडम को लेके जो है काफ़ी डिबेट चली है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो राइट टू फ्रीडम के ऊपर क्लैरिटी बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वन ऑफ द मेन इश्यूज जो कि करंट अफेयर्स में भी था वॉज योर राइट टू प्रोटेस्ट। तो राइट टू प्रोटेस्ट कहाँ से एमनेट होता है? आपकी आर्टिकल 19 जो है उससे एमनेट होता है। क्या राइट टू प्रोटेस्ट जो है कंप्लीटली विदाउट कंडीशंस है? नो, आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट है बट दिस शुड बी पीसफुल एंड इट शुड बी विदाउट आर्म्स। सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि राइट टू प्रोटेस्ट क्या है? आपके एक डेमोक्रेटिक एथॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब ये एब्सोल्यूट नहीं है, तो इसके ऊपर क्या कंडीशंस है? फॉर एग्जांपल सीआरपीसी के अंदर जो आपका सेक्शन 144 है वो भी लगाया जा सकता है लिमिट करने के लिए, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। प्रोटेस्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंटली, जो हमने शाहीन बाग के टाइम पे जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखी कि प्रोटेस्ट कहाँ पे हो सकती है? सिर्फ डेजिग्नेटेड साइट्स पे हो सकती हैं। ये नहीं कि लोग कहीं पे भी बैठ जाए और लॉ एंड ऑर्डर को जो है हार्म करें। देन पब्लिक प्लेसेस को अगर वो ऑक्यूपाई भी कर रहे हैं तो ये ऑक्यूपेशन जो है इनडेफिनेटली नहीं हो सकती। इसी के साथ साथ आपके पास अगर फंडामेंटल राइट है टू प्रोटेस्ट, आपके ऊपर ऑल्सो एक ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 51A जो कि कहती है कि आप सेफगार्ड करेंगे पब्लिक प्रॉपर्टी को एंड अब्जॉर्ब करेंगे आप वायलेंस। तो आप बस नहीं जला सकते, आप लोगों के ऊपर अटैक्स नहीं कर सकते, ये सब अलाउड नहीं है। साथ ही में आर्टिकल 19 के अंडर जो वेरियस और जो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके ऊपर जो लिमिटेशंस लगाई गई हैं वही सेम लिमिटेशंस यहाँ पे भी अप्लाई करती हैं, विच इज योर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, public order, decency and morality, contempt of court, defamation, incitement to an offense, sovereignty and integrity of इंडिया। ठीक है, तो इन सब के चलते हुए जो है आपने ये चीज़ें नज़र में रखनी है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है वेरी इंपॉर्टेंटली आपका इशू ऑफ इंटरनेट एक्सेस भी आया था कि क्या ये फंडामेंटल राइट है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट यस एब्सोल्युटली इट हैज़ बीन रेड इनटू इट। इनफैक्ट इससे पहले केरला हाई कोर्ट की एक जजमेंट जो थी वाज इट बिकेम द फर्स्ट कोर्ट इन इंडिया टू डिक्लेयर एक्सेस टू इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, उसके बाद 370 के अंदर जो कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था वो एब्रोगेट कर दिया गया एंड उसके चलते हुए क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जो है एक ब्लैकआउट कर दिया गया ऑफ इंटरनेट। ठीक है, अब इसी के लिए जो है वेरियस PILs डाली गई सुप्रीम कोर्ट के पास एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एक्सेस टू इंटरनेट जो है एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 19(1)A के अंडर है, मतलब योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर है। और साथ ही इन्होंने इसको और भी ढेर सारी चीजों के साथ लिंक किया ऑफ आर्टिकल 19। पहली चीज तो वेरी इंपॉर्टेंटली यूनाइटेड नेशंस की एक जो रिकमेंडेशन आई है कि हर कंट्री राइट टू इंटरनेट को जो है एक फंडामेंटल राइट बना दे, ये उसके साथ उसके टैंडम में है। बट इसी के साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि जो एक्सेस टू इंटरनेट है राइट वो पहले तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही में ये लिंक्ड है आपकी जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है which has been read into आर्टिकल 19, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडली आपकी जो एक फ्रीडम है राइट द फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड एंड प्रोफेशन, ये उससे जुड़ा हुआ है राइट, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में इसको ऑल्सो लिंक किया गया है विद आर्टिकल 21 एंड 21A। फॉर एग्जाम्पल आपकी कुछ जो इसेंशियल सर्विसेज थी, फॉर एग्जाम्पल टेलीमेडिसिन एक्सेट्रा, वो अब आपके जीवन को, आपकी एक अच्छी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती हैं एंड इंटरनेट के बिना वो एक्सेसिबल नहीं है। सिमिलरली आपका जो राइट टू एजुकेशन है वो भी विदाउट इंटरनेट पॉसिबल नहीं है एंड सफ़र कर रहा था। इसी के साथ साथ आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला दैट यस प्रोपोर्शनैलिटी के लिए जो है कभी कभी ऐसा हो सकता है दैट फॉर द सेक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस विद से स्टेट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, कई बार इंटरनेट के ऊपर जो है शटडाउन लगाना पड़े। बट वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो इंटरनेट शटडाउन है, ब्लैकआउट है, ये इनडेफिनेट नहीं हो सकता। साथ ही में इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म द पीपल कि ये इंटरनेट शटडाउन कब है, कब तक लगेगा राइट। साथ ही में इसको रिव्यू करना है आपने आफ्टर एवरी 7 days एंड इट
शुड बी बैक्ड बाय लेजिटिमेट रीजंस, कि आप आर्बिट्रेरीली जो है इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। हमें पता है दैट देयर आर ओनली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस है, नहीं तो इसके अलावा आप आर्बिट्रेरीली ऐसी इंपोजिशंस नहीं डाल सकते हैं और आपको लीगल रैशनल बैकिंग जो है इसको देनी पड़ेगी। अगर कोई रैशनल बैकिंग नहीं हुई तो आप इंटरनेट शटडाउन नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ हेट स्पीच जो है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेट स्पीच क्या है, क्या ये डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो नहीं डिफाइंड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी कि हेट स्पीच क्या होती है, ठीक है। हाउएवर हेट स्पीच का जो आइडिया है टाइम एंड अगेन इसको रेज किया गया है, वेरियस लॉ कमीशंस ने इसके साथ डील किया है। तो 267th लॉ कमीशन रिपोर्ट जो थी ऑफ 2017 ये इसके साथ डील करती थी, ये रिपोर्ट जो है इसके साथ डील करती थी कि हेट स्पीच को आपने कैसे कर्टेल करना है। साथ ही में आईपीसी जो है उसके अंदर भी ये डेल्ट विद है, राइट, जो आपका हेट स्पीच है। इसी के साथ साथ आप सेडिशन का आइडिया जो है उसके ऊपर भी नज़र बनाए रखिए कि सेडिशन क्या है, सेक्शन 124A क्या है। यूएपीए जो है उसके ऊपर भी थोड़ी चीज़ें पढ़ लीजिए, राइट, लाइक अ क्विक रिविजन। फिर सीआरपीसी जो है ये भी डील करता है आपके सेडिशन के साथ। इसी के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंटली सेक्शन 66A जो है ऑफ द आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इवन दो उसको निकाल दिया गया था, इट वॉज डिक्लेयर्ड एज वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। बहुत चर्चा में था कि कैसे अभी भी इसके अंदर वेरियस लोगों के ऊपर केस लगाए जा रहे हैं। तो सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट, आप इसके बारे में भी जो है थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं कि प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अब नेक्स्ट आप आता है हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब ये आरटीआई भी जो है पिछले कई सालों में, स्पेशली 2019 अगर हम देख लें, 2020 अगर हम देख लें, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। इसके रिलेटेड जो है बहुत सारी चीज़ें भी हुई थी, बहुत सारी जजमेंट्स भी आई थी, राइट। कुछ डेवलपमेंट्स आपको पता होंगे, जैसे कि हमारा जो पीएम केयर्स फंड है, राइट, जो कि कोविड के दौरान बनाया गया था, इट वॉज डिक्लेयर्ड कि पीएम केयर्स फंड जो है आरटीआई के अंडर पब्लिक अथॉरिटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। वहीं 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जहाँ पे ये डिक्लेयर हो गया कि सीजेआई जो है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो एक पब्लिक अथॉरिटी है अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो राइट टू इंफॉर्मेशन देयरफॉर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब राइट टू इंफॉर्मेशन है क्या है, तो ये शुरू हुआ था विद स्टैट्यूटरी बैकिंग। 2005 में हमारा आरटीआई एक्ट आता है आफ्टर अ ट्रेमेंडस आरटीआई मूवमेंट, बट थ्रू वेरियस जजमेंट्स राइट टू इंफॉर्मेशन को रीड इन कर दिया गया है इनटू द फंडामेंटल राइट्स। तो ये कहा गया है कि आरटीआई जो है एक क्रूशियल एलिमेंट माना जा सकता है ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ डील करता है, ठीक है। तो उससे मद्देनजर रखते हुए आरटीआई को अब फंडामेंटल राइट के साथ जो है इंक्लूड कर दिया गया है। एक तरह से नेम नहीं किया गया, जैसे कि राइट टू प्रिवेसी भी नेम्ड नहीं है, बट बाय एक्सटेंशन जो है थ्रू एन एक्सपेंसिव डेफिनेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट उसको इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे कि इवन फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि प्रेस के लिए जो फ्रीडम ऑफ प्रेस उनको दी जाती है, वो भी चाहे लिखित में नहीं है बट इलैबोरेट एक जो डेफिनेशन है उसके अंदर इंक्लूड कर दी गई है। ना वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, अब हम पब्लिक अथॉरिटी की बात कर रहे हैं कि पीएम केयर्स जो है नहीं है इसके अंदर, बट सीजेआई जो है, तो ये पब्लिक अथॉरिटी के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पब्लिक अथॉरिटी माना गया है? तो सेक्शन 2H जो है ऑफ द आरटीआई एक्ट वो डील करता है पब्लिक अथॉरिटीज़ के साथ। नाउ कीप इन माइंड, बहुत ही यहाँ पे एक स्मार्ट मूव है, इन्होंने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ नहीं लिखा है, इन्होंने पब्लिक अथॉरिटी लिखा है कि बेसिकली कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि डील करती है विद एनी इशू जो कि पब्लिक इंटरेस्ट को केटर करता है, जो कि पब्लिक से जुड़ा है, तो वो सब ही आरटीआई के अंडर आएंगे। तो एक बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन देयरफॉर आरटीआई के अंदर रखी गई है। तो ये इंक्लूड करती है कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट जो कि या तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई हो, या ये बनी हो थ्रू एनी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, या स्टेट लेजिस्लेचर की किसी लॉ से, जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई कोई भी बॉडीज जो है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्सेट्रा होते हैं, ये सभी जो है आपके पब्लिक अथॉरिटी के अंदर गिने जाते हैं। इसके अलावा नाउ इट डजंट स्टॉप हियर, इसके अलावा भी पब्लिक अथॉरिटीज है। कौन सी? ये इंक्लूड की जाती हैं थ्रू अ नोटिफिकेशन या ऑर्डर
अगर इसके थ्रू भी कोई बॉडी बनाई गई है बाय द गवर्नमेंट, तो कोई भी बॉडी जो कि कंट्रोल या सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है बाय द गवर्नमेंट, राइट, तो गवर्नमेंट जो है फॉर एग्जांपल कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाती है से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो वो भी एक पब्लिक अथॉरिटी होगी। साथ ही साथ में कोई भी अगर एनजीओ है या कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इधर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंडेड है बाय द गवर्नमेंट, तो वो भी इंक्लूड की जाएगी इन दिस डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको जानना जरूरी है। ना इंपॉर्टेंटली करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिसके मैंने पहले ही बता दिया था। सीजीआई जो है आ गए हैं अब किसके अंदर, अंडर द परव्यू ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इसको लेके बहुत टैग ऑफ वर्ड चलती थी कि क्या सीजीआई इंक्लूडेड है क्या नहीं है। तो फाइनली 2019 के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई जहां पे ये डिक्लेयर कर दिया गया। नाउ दिस जजमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन मोर रिगार्ड, क्योंकि जो बेंच यहाँ पे बैठा उन्होंने एक और बहुत बढ़िया चीज़ की विद रिस्पेक्ट टू आरटीआई, ठीक है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन उठता था कि फॉर एग्जांपल हमने पब्लिक अथॉरिटी तो देख ली, व्हाट अबाउट सर्टेन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, प्राइवेट बॉडीज, प्राइवेट कॉरपोरेशंस, क्या वो आरटीआई के एकदम बियॉन्ड है। अब हम कहते हैं कोई भी ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि किसी भी तरह से फंड ले रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो चलिए वो तो आ गई आरटीआई के भी अंदर, पर व्हाट अबाउट अदर अथॉरिटीज। नाउ इनके चलते हुए इस जजमेंट में एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई। उन्होंने क्या कहा कि कभी भी अगर कोई भी गवर्नमेंट बॉडी किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन ले सकती है और उसको यूज कर सकती है, तो कोई भी ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिससे इंफॉर्मेशन लेके गवर्नमेंट को ट्रांसफर की जा रही है फॉर एनी पर्पस, दैट कम्स अंडर द आरटीआई एक्ट, ठीक है। सो एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड इंफॉर्मेशन जो कि इधर अवेलेबल बना दी जाती है या फिर ट्रांसफर कर दी जाती है टू एनी पब्लिक अथॉरिटी या फिर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी द्वारा एक्सेस कर दी जाती है, तो वो पब्लिक इंफॉर्मेशन बन जाएगी। तो इसमें क्या हुआ दैट बाय एक्सटेंशन all private organizations therefore come under the RTI अगर उनकी इंफॉर्मेशन in any way और means किसी भी तरह से पब्लिक अथॉरिटी द्वारा एक्सेस की जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हूँ, ठीक है, और मैं जो हूँ से जोमैटो हूँ, ठीक है, एंड कल को द गवर्नमेंट सेज कि आपके पास जो भी लोगों का डेटा है, फ़ोन नंबर है, द गवर्नमेंट माइट गिव XYZ रीज़न, वो बोलते कि आपने मुझे वो सारा डेटा जो है ट्रांसफ़र करना है। तो क्या हुआ, जोमैटो ने क्योंकि अपना डेटा ट्रांसफ़र कर दिया, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर ट्रांसफ़र दे दिया या एक्सेस दे दिया टू दैट डेटा टू एनी पब्लिक अथॉरिटी, तो जो जोमैटो है और उसकी अंदर जो लिख रखी गई इंफॉर्मेशन है वो भी आरटीआई के अंडर अब इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज़ जो कि आरटीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आर दी एग्जेम्पशंस, ठीक है। तो इन एग्जेम्पशंस के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है इसको भी एक बार आप फटाफट इस पे नज़र डाल लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इसके बियॉन्ड जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आरटीआई का सेक्शन 8 एंड स्पेसिफिकली 8 क्लॉज 1 जो कि सर्टेन एग्जेम्पशन देता है कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि आरटीआई के परव्यू से बाहर है। तो ये कहते हैं कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि से रिलेटेड हो सकती है टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, टू द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट, टू सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, राइट, वो आउट ऑफ द परव्यू ऑफ आरटीआई है। देन इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन विच कैन लीड टू कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल से कोई से रेप विक्टिम का नाम या कुछ और जो है बाहर निकाल दिया, राइट, या फिर गवर्नमेंट कोर्ट का जो कोई ऑर्डर है और अभी वो कोर्ट में अभी वो केस चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में जो है कुछ चीज़ें लीक कर दी, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है साबित हो सकता है। इसके अलावा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, अब हमें पता है पार्लियामेंट के अंदर जो है कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं, राइट। इन पार्लियामेंट्री के साथ जो है आर्टिकल 105 डील करता है। सिमिलरली फॉर स्टेट लेजिस्लेचर्स इट इज़ आर्टिकल 194। तो दोनों ही पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स की जो प्रिविलेजेस हैं अगर उनका ये इंफॉर्मेशन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कर सकती है, से इट वाज अ क्लोज सेशन, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हो रही थी एंड किसी ने डिसाइड कर लिया टू डाइवर्ज दैट, या फिर हम लोगों ने आरटीआई मांग ली कि इस क्लोज सेशन में क्या चल रहा था, ठीक है, तो वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाएगा। या फिर अगर हमने बोल दिया कि इस स्पेसिफिक इंसान ने ये क्यों बोला या किस लिए बोला, राइट। एक पार्लियामेंट में इंडिविजुअल प्रिविलेजेस होती हैं, हाउस प्रिविलेजेस होती हैं, आप उनका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली अगर
किसी भी थर्ड पार्टी की कोई कमर्शियल कॉन्फिडेंस है, कोई ट्रेड सीक्रेट है या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन नहीं क्लेम कर सकते। से कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ड्रग बनाया गया जो कि गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, गवर्नमेंट उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, लोगों को वैक्सीनेट करना शुरू कर देती है, तो कल को मैं आरटीआई डाल दूं कि उसका मेरे को फॉर्मूला बताओ। अरे अगर फॉर्मूला बता दिया तो थर्ड पार्टी का तो ट्रेड जो है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो लीक हो जाएगा, है ना, तो वो जो है एक सही बात नहीं रहेगी। साथ ही में फिड्यूशरी रिलेशनशिप, अगर आपका जो रिलेशनशिप है विद द थर्ड पार्टी, फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, प्योरली फाइनेंशियल है, आप बस एक ट्रांजैक्शनल हेल्प उनकी कर रहे हैं, तो आप उस पार्टी की जो है इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछ लिया गया कि कौन सी जो कॉर्पोरेशन है उन्होंने आपसे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, किसके लिए खरीदे, तो एसबीआई बोलता है प्योरली फिड्यूशरी कैपेसिटी है, ठीक है, मैं बस उनके ट्रांजैक्शंस में हेल्प करा रहा हूँ, मैं आपको ये डिटेल्स नहीं दे सकता हूँ। तो वो क्या हो गए, वो बियॉन्ड आरटीआई हो गए, बिकॉज उनका एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। नाउ इन बोथ दीज सिनेरियोज अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की बात चल रही हो, तो इन टू केटर टू द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, इन दो चीजों के अंदर जो है एग्जेम्पशन माफ की जा सकती है, अगर केटर करता है टू द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। से अगर हम उसी मेडिसिन का, उसी वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे, उसके कारण से सडनली बच्चों की डेथ्स हो जाती हैं या कुछ कैलामिटी आ जाती है, तब फॉर द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट क्या वो फॉर्मूला था, तब वो डाइवर्ज किया जा सकता है, ठीक है, तो ये याद रखना ज़रूरी है। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि फॉरेन गवर्नमेंट से रिसीव की जाती है इन सीक्रेसी, या फिर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि इंडेंजर कर सकती है लाइफ या फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, से कोई ऑफिसर जो था हमारा, राइट, से वो स्पाई था कहीं पे, या फिर किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के अंदर जो है वो इंक्लूडेड थे, अब उनकी डिटेल्स वो नहीं बताएंगे, क्योंकि आगे चल के उनकी लाइफ को थ्रेटन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि इम्पीड कर सकती है किसी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन को, या जो ऐसे जिन्होंने ऑफेंस किया है, राइट, उनकी प्रोसिक्यूशन के अंदर बाधा डाल सकती है, वो इंफॉर्मेशन भी आरटीआई के अंडर अवेलेबल नहीं होती। देन आपकी जो कैबिनेट पेपर्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं होते। सोचिए आप कैबिनेट के अंदर कोई वॉर को लेके इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही हो और हम बोल दें आरटीआई के अंदर कि हमको तो पूरी चाहिए, पब्लिक नॉलेज होनी चाहिए और बाकी के देशों को भी वो पता चल जाए, ठीक है, तो ये जो है कैबिनेट पेपर्स भी आर नॉट ओपन टू आरटीआई। देन लास्टली वेरी इंपॉर्टेंटली, कोई भी ऐसी पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंदर जो इंक्लूड होते हैं, बट वो इन्फॉर्मेशन जो है उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास राइट टू प्राइवेसी भी है, राइट, तो अब आप जैसे कि ब्यूरोक्रेट अगर बनते हैं तो आप ब्यूरोक्रेट भी होंगे, आपका एक ऑफिशियल रोल होगा, बट साथ ही साथ में आपका एक पर्सनल रोल भी होगा, तो आपको कल को कोई ये आरटीआई डाल के नहीं पूछ सकता कि उस ब्यूरोक्रेट का बच्चा जो है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता है, मुझे ये बताइए, क्यों, क्योंकि वो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद पब्लिक इंटरेस्ट, इट हैज़ नो बेयरिंग्स ऑन द लार्जर पब्लिक एंड सोसाइटल गुड, तो इसलिए ऐसे प्राइवेट मैटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है आरटीआई के अंदर आप सीख नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इन एग्जेम्पशंस को याद रखना भी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही में अब एक और चीज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए, आरटीआई और आरटीआई का जो एक्ट है, राइट, उसके अंदर आपकी आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019, जिसने जो सीआईसी है, आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, एंड जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं एंड बाकी लोग, उनकी पावर्स एंड उनकी सैलरीज एक्सेट्रा जो हैं उनके अंदर चेंजेस ला दिए थे। क्या ये चेंजेस थे, इनको आपने ज़रूर देखना है, इनको आपने डिटेल में पढ़ना है कि ये क्या क्या चेंजेस आ गए थे। तो फॉर एग्जाम्पल पहले जो है एक फिक्स टेन्योर होता था 5 years ऑफ द सीआईसी, अब उन्होंने क्या कर दिया, अब उन्होंने बोल दिया कि गवर्नमेंट जो है ये नोटिफाई करेगी आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, कि उनका कितना टेन्योर होगा। सिमिलरली पहले उनकी सैलरी जो है डिफाइंड होती थी, दैट इट विल बी इक्वल टू हूँ, जैसे कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की होती है, जो सेंट्रल आईसीज हैं उनकी इलेक्शन कमिश्नर्स जितनी होती है। अब उन्होंने क्या बोल दिया, नहीं, ये भी डिटर्मिन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिटर्मिन करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं आरटीआई एक्ट के अंदर लाए गए हैं, जिनको देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट से जुड़ा एक और टॉपिक, विच इज़ अफर्मेटिव एक्शन। एंड अफर्मेटिव एक्शन में पर्टिकुलरली आपकी जो 103rd अमेंडमेंट एक्ट थी, जो कि डील करती है विद द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो कोटा बनाया गया है ऑफ 10%, ठीक है। अब ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आए थे जो रीसेंट टाइम्स में आए हैं इंपॉर्टेंट, वो हमने 2 minute सीरीज के अंदर डिस्कस किए गए हैं, एंड आई एम एडिंग अ कार्ड हियर, राइट। तो आपको अगर इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपके नोट्स आर नॉट सफिशिएंट एंड यू डू नॉट हैव इनफ टू रिवाइज, तो आई एम पुटिंग दैट कार्ड हियर, यू शुड गो क्लिक ऑन दैट वीडियो एंड वॉच इट। 103rd अमेंडमेंट क्या करता था, ईडब्ल्यूएस के लिए जो है अब एक कोटा इंट्रोड्यूस कर देता है, एंड आर्टिकल 15 and 16 के अंदर अब एक सब क्लॉज
6, एक क्लॉज 6 जो है वो ये ऐड कर देते हैं, जहाँ पे ये बोलते हैं कि अब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 के अंदर अब क्या होगा, ऐसे EWS के लिए 10% रिजर्वेशन प्रोवाइडेड होगी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, चाहे वो एडेड हो या अनएडेड हो। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में क्या एक एक्सेप्शन है, दैट इज योर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, जो कि आपकी आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये लागू नहीं है। सिमिलरली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी एज पर आर्टिकल 16 क्लॉज 6 अब 10% रिजर्वेशन जो है EWS के लिए प्रोवाइड की गई है। वेरी इंपॉर्टेंटली ये भी लिखा गया है कि ये EWS रिजर्वेशन विल बी अवेलेबल फॉर ओनली दोज पीपल हु आर नॉट ऑलरेडी अवेलिंग से अनदर रिजर्वेशन जो कि अवेलेबल है। तो हमारे पास और भी अफर्मेटिव एक्शंस और भी रिजर्वेशंस अवेलेबल है, तो अगर आप ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं रिजर्वेशन से फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और OBC, तो फिर आप प्लस उसमें ऐड करके EWS वाली रिजर्वेशन भी क्लेम नहीं कर सकते। सो यू हैव टू चूज आउट ऑफ वन, ठीक है, कि आपने कौन सी रिजर्वेशन के अंडर अप्लाई करना है, आप दोनों के अंडर नहीं कर सकते हैं, राइट। साथ ही साथ में इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो भी गवर्नमेंट द्वारा जो है डाल दिया गया है। तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने जो है बोला था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिटर्मिन करेगी, ठीक है। तो आप एक ही जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर भी नजर डाल सकते हैं। नेक्स्ट आप वेरी इंपॉर्टेंटली इसी अफर्मेटिव एक्शन से जुड़े हैं आपके 2 और अमेंडमेंट्स, राइट, विच इज योर 102nd एंड 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्लस द इशू ऑफ क्रीमी लेयर इन OBCs। तो 102nd अमेंडमेंट एक्ट क्या करता था, 102nd अमेंडमेंट एक्ट वेरी इंपॉर्टेंटली इंट्रोड्यूस करता है आर्टिकल 338B को। 338B क्या करता है, ये अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देता है टू योर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसके अंदर 5 मेंबर्स जो हैं वो होंगे। इसके अलावा एक और चीज जो कि डाली गई वो आर्टिकल 342A, जहां पे अब प्रेसिडेंट को एम्पावर कर दिया गया कि वो स्पेसिफाई करेंगे आपकी जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेट, कि उनकी स्टेट लिस्ट के अंदर कौन सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि SC-BCs के अंडर आ सकती हैं, दोनों इन स्टेट्स एंड UTs इन कंसल्टेशन विद देयर रिस्पेक्टिव गवर्नर्स। अब इसके कारण क्या हुई, बहुत हाहाकार मच गई। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट द मराठा रिजर्वेशन, जहां पे उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट के पास पावर है स्पेसिफाई करने की वेदर अ कम्युनिटी कैन बी इंक्लूडेड ऑन द SC-BC या फिर OBC लिस्ट जो आपकी स्टेट बनाता है। बट आपकी गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, जस्ट बिकॉज वी इंट्रोड्यूस आर्टिकल 342A, इसका ये मतलब नहीं है कि हम स्टेट की जो पावर है टू डिफाइन स्टेट लिस्ट वो वापस ले रहे हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने पार्लियामेंट के रूट से एक और अमेंडमेंट एक्ट जो है विच इज योर 105th अमेंडमेंट एक्ट वो ले आए। एंड ये अमेंडमेंट एक्ट क्या करता है, ये क्लॉजेस 1 and 2 जो है उनको अमेंड कर देता है ऑफ आर्टिकल 342A, राइट। साथ ही में एक और क्लॉज 3 जो है उसको भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो अब इन्होंने क्या बोल दिया कि जो स्टेट लिस्ट है ऑफ SC-BCs और दी OBCs, उसका जो बनाने का काम होता था दैट विल बी द सेम एज इट वाज प्रायर टू द 102nd अमेंडमेंट एक्ट। मतलब इट इज द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द रूट ऑफ द स्टेट असेंबली जो कि डिटर्मिन कर सकते हैं कि कौन सी कम्युनिटीज आएंगी ऑन द स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो दैट इज वाई इन कम्युनिटीज को, कौन सी कम्युनिटीज इस लिस्ट पे है, वो किसके पास पावर है, जिस रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबली है उनके पास पावर है। एंड दिस इज कंप्लीटली आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसी के साथ साथ 338B के अंदर भी उन्होंने एक क्लॉज 9 ऐड कर दिया, जहां पे उन्होंने बोला दैट व्हेन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आर मेकिंग देयर रिस्पेक्टिव स्टेट लिस्ट फॉर SC-BCs और OBCs, तब उन्हें NC-BC को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। इनको अभी और डिटेल में देख सकते हैं बाय गोइंग टू द सेम वीडियो। साथ ही में एक और कमीशंस कमिटीज के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट इज द जस्टिस रोहिणी कमीशन। ये क्या देख रहे हैं, दे आर लुकिंग एट द सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs। तो सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs के साथ कौन जुड़े हैं, ये है जस्टिस रोहिणी कमीशन। तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि कब से जो मुद्दा चल रहा है दैट विद इन द OBCs देयर आर सर्टेन कम्युनिटीज, देयर आर सर्टेन कास्ट व्हिच हैव कॉर्नर्ड
मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन एंड बाकी कुछ जो कास्ट हैं जो कि सबसे डिप्राइव्ड हैं उन तक ये बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाए हैं. सो कीपिंग दैट इन माइंड मे बी यू शुड क्रिएट अ सब कैटेगराइजेशन विद इन द अम्ब्रेला टर्म ऑफ ओबीसी ताकि देयर कैन बी एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स अमंगस्ट ऑल द एससीबीसी कम्युनिटीज. ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने कौन सी बिठाई है? द जस्टिस जी रोहिणी कमीशन. तो आपको ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट आप नाउ अगेन एक और टॉपिक जो कि जुड़ा हुआ है आपके फंडामेंटल राइट से इज़ योर राइट टू प्रिवेसी. स्पेशली आपकी जो पुट्टास्वामी जजमेंट थी उसके बाद जो राइट टू प्रिवेसी पे आया, तो इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. राइट टू प्रिवेसी जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये डिराइव कर रहे हैं हम फ्रॉम आर्टिकल्स 14, 19 एंड 21. तो राइट टू इक्वालिटी जहाँ पे बोलते हैं आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल 19 जो कि डील करता है विद योर राइट टू फ्रीडम्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सबसे इंपॉर्टेंटली आर्टिकल 21. ठीक है, तो प्राइमरीली ये 21 के साथ ही जुड़ा है विच इज योर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. अब इसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि जब हम राइट टू प्रिवेसी की बात कर रहे हैं इसके अंदर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ प्रिवेसी जुड़े हैं जिसके थ्रू जो है और भी मल्टीपल इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ गई इन इंडियन पॉलिटी. पहली चीज वाज द बॉडीली इंटेग्रिटी. अब ये बॉडीली इंटेग्रिटी का क्या मतलब होता है कि मैं कौन हूँ, राइट, मेरी बॉडी किस तरह की है, आई गेट द राइट टू डिफाइन इट. सो वी रिमेंबर दैट सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से रिकग्निशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स भी कर ली थी. सो व्हाट जेंडर डू आई कन्फर्म विद, राइट, बायोलॉजिकली माई सेक्स मे बी फीमेल बट डू आई identify myself as being female, or do I identify myself as being transgender, or do I identify myself as being male, or do I identify myself as being non-binary. ठीक है, तो ये जो बॉडीली इंटेग्रिटी की बात है, राइट, दैट मैं अपनी बॉडी को डिफाइन करती हूँ, मैं अपनी बॉडी की लिमिट्स रखती हूँ, ये सब जो है किसने क्या बोला उन्होंने, ये राइट टू प्रिवेसी के अंडर आता है. नेक्स्ट उन्होंने बोला पर्सनल ऑटोनॉमी. अब इसी पर्सनल ऑटोनॉमी से आप जोड़ सकते हैं जो हमारा रीडिंग डाउन ऑफ सेक्शन 377 हुआ था विद रिस्पेक्ट टू LGBTQIA+ कम्युनिटी, राइट. तो मेरी पर्सनल ऑटोनॉमी है, मेरी पर्सनल कैपेसिटी है दैट हु डू आई डिसाइड टू फॉल इन लव विद, राइट. सो यू कैन टेल मी दैट यू नो जस्ट बिकॉज यू हैपन टू बिलोंग टू द LGBTQIA+ कम्युनिटी, ये गलत है और ये जो है सोशली प्रिस्क्राइब नहीं है या ये पब्लिक मोरालिटी को सूट नहीं करता, तो ये गलत है. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, आपकी जो पर्सनल ऑटोनॉमी है ये राइट टू प्रिवेसी के अंदर इंक्लूडेड है एंड देयरफॉर नोबडी कैन पनिश यू फॉर द सेम. इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली अगर हम आधार जजमेंट को मद्देनजर रखते हैं, यहाँ पे उन्होंने बोला कि आपके पास प्रोटेक्शन होनी चाहिए स्टेट सर्वेलेंस से भी. ठीक है, स्टेट कई चीज़ों के लिए आपका डेटा यूज़ कर सकता है, उसकी तरफ एक्सेस कर सकता है, बट क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, दैट देयर नीड्स टू बी अ प्रॉपर लीगल एक जो बैकिंग है, एक लॉ होना चाहिए जो कि आपके डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, जो कि लोगों के जो राइट्स हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ओवरवेलमिंग स्टेट सर्वेलेंस. एंड इसी से जुड़ा है द राइट टू इंफॉर्मेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कैसे यूज़ हो रही है, किसके द्वारा यूज़ हो रही है, किसको एक्सेस मिल रहा है, कितना एक्सेस मिल रहा है, ये सब कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए. और इसी के अंदर एक राइट टू बी फॉरगॉटन जो है उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है. अब क्या ये राइट टू प्रिवेसी जो है एक एब्सोल्यूट राइट है? तो नो, मच लाइक ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स ये भी एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, बल्कि इसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं. हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने एक 3 prong टेस्ट जो है डिवाइस कर लिया. 3 prong टेस्ट क्या है, ये चेक करने के लिए कि क्या राइट टू प्रिवेसी की जो उल्लंघन है इज इट बीइंग डन फॉर अ लेजिटिमेट इंटरेस्ट या फिर ये एक आर्बिट्रेरी डिसीजन है. तो पहली चीज़ उन्होंने बोला कि कभी भी अगर इस राइट टू प्रिवेसी को लिमिट करना है, पहले तो देयर शुड बी अ लॉ बैकिंग इट. ठीक है, एक स्पेसिफिक लॉ होना चाहिए. तो फॉर एग्जांपल अगर आधार के थ्रू मेरा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, देयर इज अ प्रॉपर लॉ जो कि आधार को बैक कर रहा है. देन देयर शुड बी अ लेजिटिमेट स्टेट एम. इसका मतलब क्या है, एक रीजनेबल एम होना चाहिए, एक रीजनेबल गोल विजन होनी चाहिए फॉर सोसाइटल गुड. आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ इस कम्युनिटी का जो है डेटा लूंगा, बाकी कम्युनिटी का नहीं लूंगा, राइट. वो बहुत आर्बिट्रेरी है. व्हाट इज द रीजन, ठीक है, कि क्यों आप एक ही कम्युनिटी का ले रहे हो और बाकियों का नहीं ले रहे हैं, राइट. तो ऐसे आर्बिट्रेरी डिसीजंस नहीं होने चाहिए, एक लेजिटिमेट गोल होना चाहिए जिसके बेसिस पे ये आपका राइट टू प्रिवेसी के लिए के ऊपर जो है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है. लास्ट इज द प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट, राइट, कि जितनी रिस्ट्रिक्शन या जितनी इंकर्जन हो रही है इन योर राइट टू प्रिवेसी
वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए टू द काइंड ऑफ बेनिफिट दैट इज बीइंग एनविसेज्ड राइट इन द लॉ, जिसके कारण आपकी डेटा या आपकी इंफॉर्मेशन जो है आपसे ली जा रही है। तो ये 3 टेस्ट को जो है याद रखना ज़रूरी है, कभी जो है ऐसे डिटेल क्वेश्चंस के अंदर ये आ सकता है राइट। तो यू शुड जस्ट बेयर दिस इन माइंड कि ये 3 prong टेस्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली बढ़ते हैं अब हम टू सर्टन टॉपिक्स जो कि यूनियन एंड टेरिटरीज के साथ कंसर्न रखते हैं। अच्छा, देयर इज अ स्मॉल थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू, आपने याद रखना है कि जब हम 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे थे EWS के लिए, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि वो किस से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंडर मैंडेट किया गया है, तो वो क्या है, DPSP जो है आपका आर्टिकल 46 का, ठीक है, जो कि डील करता है, जो कि स्टेट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि आपने जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनके इंटरेस्ट, उनकी इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्या आर्टिकल 21A जो राइट टू एजुकेशन है ये उसके गोल्स को फुलफिल करता है, तो नहीं, ये एक्चुअली किसके गोल को फुलफिल करता है, आर्टिकल 46 जो कि DPSP है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं यू कैन बेयर इन माइंड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट फटाफट आगे बढ़ते हैं विद द 5th and 6th शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 5th and 6th शेड्यूल्स क्या हैं, ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं, काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, बहुत एरिया से डिमांड आई है टू बी इंक्लूडेड से इन 6th शेड्यूल एट्सेट्रा। तो 5th शेड्यूल क्या है, ये शेड्यूल्ड एरियाज के साथ डील करते हैं। 6th शेड्यूल क्या है, ये ट्राइबल एरियाज के साथ डील करते हैं। ट्राइबल एरियाज के अंदर कौन सी स्टेट्स आते हैं, 4 स्टेट्स आते हैं। 4 स्टेट्स को आप कैसे याद कर सकते हैं, एमेटीमी से याद कर सकते हैं। एमेटीमी क्या है, A फॉर असम, मे फॉर मेघालय, T फॉर त्रिपुरा एंड मी फॉर मिजोरम, ठीक है। तो ये जो 4 स्टेट्स हैं ये आते हैं 6th शेड्यूल के अंदर, इनके अंदर ट्राइबल एरियाज हैं। एंड बाकी जो स्टेट्स बचे 10 स्टेट्स जो हैं वो किसके अंदर आते हैं, शेड्यूल्ड एरियाज के अंडर आते हैं। ना वेरी इंपॉर्टेंटली जो आपके ट्राइबल एरियाज हैं यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है एंड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लोकल गवर्नेंस विद रिस्पेक्ट टू दीज ट्राइबल एरियाज ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो हैं ये कैरी आउट करती हैं। ऑन द अदर हैंड इन द शेड्यूल्ड एरियाज यू हैव ट्राइबल एडवाइजरी कमिटीज, जिनके पास जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज नहीं होती, ना ही जितनी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास है इनके पास भी उतनी नहीं होती हैं, ठीक है। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो आपकी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट है, पैसा एक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे 5th शेड्यूल के अंदर एप्लीकेबल है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि क्या पैसा एक्ट 6th शेड्यूल पे एप्लीकेबल है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि लिखा ही क्या हुआ है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। तो क्या ये ट्राइबल एरियाज पे हो रहा है एक्सटेंड, नहीं, ये एप्लीकेबल नहीं है ऑन द ट्राइबल एरियाज ऑफ द 6th शेड्यूल। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, इन दोनों चीज़ों के ऊपर आप और डिटेल्स में पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली असम अकॉर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1985 का ये जो असम अकॉर्ड है, क्योंकि NRC के चलते हुए दोबारा काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा में रहा है। स्पेसिफिकली इसका जो क्लॉज 6 है जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता था कि देयर विल बी मेजर्स जो कि लिए जाएंगे टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स, किसके लिए, टू प्रोटेक्ट, preserve and promote cultural, social, linguistic identity and heritage of असम, ठीक है। इसी क्लॉज 6 को इनफैक्ट और इससे जुड़े हुए जो मेजर्स हैं, क्योंकि असम के अंदर जो है बहुत सारी ये कि बातचीत हो रही थी कि इन मेजर्स के ऊपर कोई ढंग का काम नहीं किया गया है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी जो है वो भी बिठाई थी इन 2019, ठीक है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव्स से याद होनी जरूरी है। नेक्स्ट आप नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ JNK एंड द एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस जो कि 370 के अंदर दिया गया था टू JNK। इसके अलावा कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो कि प्रोवाइडेड हैं इन आर्टिकल 371 ये भी क्रूशल हो जाते हैं। अब हमें पता है 370 कौन से पार्ट में था, 370 फॉल्स इन पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा पार्ट है ये और ये किसके साथ डील करता है, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। इसके अंदर 370 प्लस 371 दोनों ही इसमें आते हैं। अब 370 के अंडर क्या था, प्रेसिडेंट को पावर दी गई थी कि ये इशू कर सकते हैं कुछ ऑर्डर्स जो कि बताएंगे कि कौन से प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से विद मॉडिफिकेशंस और विद सर्टेन एक्सेप्शंस और विद सर्टेन अमेंडमेंट्स अप्लाई करेंगे टू द स्टेट ऑफ JNK।
के। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये बात हुई थी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है, जो कि JNK के प्रिंसी स्टेट ने साइन किया था, तो उसके अंदर जो मैटर्स लिखे गए हैं सिर्फ उन मैटर्स के ऊपर अनफेटर्ड पावर होगी ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट के ऐसे कौन से मैटर्स थे जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में भी मेंशन थे? ये थे डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशंस एंड इनसे जुड़े एंसिलरी मैटर्स। ठीक है, इनके आसपास जो मैटर्स घूमते हैं वो। ठीक है, तो ये 3 जो है मेन एरियाज थे, और इसी को प्रूव करने के लिए, इसी को लेजिटिमाइज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर ऑफ 1954 भी इशू किया गया था। हाउएवर 2019 के अंदर ये जो स्पेशल स्टेटस था दैट वाज एब्रोगेटेड, इट वाज ब्रॉट टू एन एंड, और उसी के चलते हुए 370 जो है इसको भी डाइल्यूट कर दिया गया, एंड 35A जो कि परमानेंट रेजिडेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को आइडेंटिफाई करता था, दैट ऑल्सो केम टू एन एंड, वो भी जो है खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके कारण क्या क्या चेंजेस आए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट है इट वाज बाइफर्केटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। पहला जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी जिसके अंदर एक लेजिस्लेचर है। वेरी इंपॉर्टेंटली अब जो जम्मू एंड कश्मीर है, जैसे कि पहले आर्टिकल 370 के स्पेशल जो इनके पास स्टेटस था उसके अंडर क्या होता था कि जम्मू एंड कश्मीर यूज्ड टू हैव अ स्पेशल सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट फ्लैग्स, सेपरेट एंथम, द ओनली अदर स्टेट टू हैव इट। अब जो है ये खत्म हो गया है, अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा। अब JNK की जो असेंबली है उसका 5 साल का ही टर्म होगा, जो पहले असेंबली होती थी उसका 6 साल का टर्म होता था। साथ ही में सेक्शन 32 जो है ऑफ द JNK एक्ट ऑफ 2019, अब इन्होंने क्या बोल दिया कि जो असेंबली है ये लॉज बना सकती है ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट एक्सेप्ट विद सर्टेन सब्जेक्ट्स। कौन से सब्जेक्ट्स हैं ये? रिलेटिंग टू पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। साथ ही में ये किसके सिमिलर है? ये सिमिलर है टू आर्टिकल 239A जो कि डील करता है विद अदर यूटीज विद लेजिस्लेचर सच एज पुदुचेरी एंड जो हमारी NCR दिल्ली है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली जो आपकी यूटी ऑफ लद्दाख है ये विदाउट लेजिस्लेचर होगी, इसके अंदर लेजिस्लेचर नहीं होगा। इससे कुछ जुड़ी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लद्दाख के अंदर अब उनकी बहुत पुरानी एक डिमांड थी कि आप हमको एक यूटी डिक्लेयर कर दीजिए। ठीक है, अब पहले तो ये फुलफिल हुई, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, देयर वाज अ लॉट ऑफ यूफोरिया, पर व्हाट हैपेंड कि 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत जो 35A भी था उसके अंडर स्पेशल प्रोटेक्शंस प्रोवाइड की गई थी, है ना, कि आपके कुछ परमानेंट रेजिडेंट्स होंगे जो कि रिकग्नाइज्ड होंगे एंड उनके बियॉन्ड आउटसाइडर्स आके जो है कुछ चीज़ें उनको अलाउड नहीं थी, राइट, लैंड एक्वायर करना या कुछ और काम जो है वहाँ पे सेटल करना, ये सब जो है उनको अलाउड नहीं था। अब विद दैट गॉन अवे लद्दाख के जो लोग हैं दे आर फीलिंग वेरी फियर्ड कि कहीं ये सारी चीज़ें हमसे छिन ना जाए। तो 2019 में जो नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़ है इन्होंने रेकमेंड किया कि कंसिडरिंग लद्दाख की 97% पॉपुलेशन जो है एसटीज़ के अंदर आती है कि आप लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड कर लीजिए ताकि उनको प्रोटेक्शन एंड कुछ ऑटोनॉमी भी मिल जाए। इनफैक्ट इसी के चलते हुए एक जी किशन रेड्डी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये भी बिठाई गई है, ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेसिकली इज़ लुकिंग इनटू मेजर्स जो कि लिए जा सकते हैं टू प्रोटेक्ट कल्चर, लैंग्वेज, हेरिटेज एंड द लैंड ऑफ लद्दाख। इसके अलावा लद्दाख के अंदर किस तरह की प्रोविजंस है? फॉर एग्जांपल हमने सुना होगा आप लोगों ने कि लद्दाख के अंदर भी ऑटोनॉमस हिल काउंसिल्स हैं। तो हिल काउंसिल्स अभी कैसे बनाई गई हैं? अगर यहाँ पे 6 शेड्यूल के अंदर भी नहीं है ये, 5th शेड्यूल के अंदर भी नहीं है ये, तो फिर ये कैसे हैं? ये आया है थ्रू अ सेपरेट एक्ट विच वाज द लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट ऑफ 1995। तो 1995 में लेह का जो एरिया है, लेह का जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके लिए एक ऑटोनॉमस काउंसिल सेटअप कर दी गई थी। देन इन 2003 कारगिल जो तो दूसरी डिस्ट्रिक्ट है ऑफ लद्दाख, उसके लिए एक और ऑटोनॉमस हिल काउंसिल जो है इस्टेब्लिश कर दी गई थी। आई वुड सजेस्ट कि आप इनके बारे में ब्रीफली थोड़ी बहुत चीज़ें जो है पढ़ लें। वेरी इंपॉर्टेंटली एक और जो यूनियन एंड टेरिटरीज के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है विच इज़ ऑफ इनर लाइन परमिट। अब आपको पता होना चाहिए बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई थी। उत्तराखंड ने फॉर एग्जांपल अपनी कुछ डिस्ट्रिक्ट से इनर लाइन परमिट हटा लिया। सिमिलरली लद्दाख ने भी 2021 में ILP सिस्टम जो है हटा लिया फ्रॉम सर्टेन टूरिस्ट साइट्स जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज में फॉल करते थे। ठीक है, तो ILP जो है आपका बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट जो है, जो कि कलोनियल टाइम से बनाया गया था 1873 में, ये उसके अंडर आता था। ठीक है, उसके बाद आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ये एक्ट जो है कंटिन्यू किया गया एंड पहले जो ये एक्ट था, पहले ILP सेट किया जाता था टू बेसिकली प्रिजर्व द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द कलोनियल मास्टर्स। नाउ इट वाज डन
टू प्रोटेक्ट सर्टेन एरियाज जहाँ पे ट्राइबल्स हैं तो उनकी इंडिजिनस कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम आउटसाइडर्स, एंड साथ ही साथ में कुछ ऐसे एरियाज जो कि बॉर्डर्स के पास लाया करते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है ILP का सिस्टम बनाया गया था। तो कौन से एरियाज ILP के अंडर आएंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एंड आउटसाइडर्स को अगर अंदर आना हो तो उनको एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। ये ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट कौन इशू करता है? जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है वो इशू करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपके पास रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आफ्टर लुकिंग एट लद्दाख, हमारा एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन जो कि सिमिलरली इसी पार्ट 21 के अंदर आता है इज आर्टिकल 371। ठीक है, 371 के अंडर जो है बहुत सारे और क्लॉजेज हैं जो कि स्पेसिफिक स्टेट्स एंड उनके रिगार्ड जो स्पेशल प्रोविजंस है उनके साथ डील करता है। तो 371 के अंडर फर्दर यू हैव 371A टू 371J। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं स्पेशल प्रोविजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक स्टेट्स। ठीक है, तो स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, अरुणाचल, असम, ठीक है, नागालैंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, बहुत सारे स्टेट्स जो हैं इनके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है मेनली देखेंगे उन स्टेट्स को जो कि प्राइमरीली न्यूज़ में रहे हैं, बिकॉज इफ़ यू एंड अप लर्निंग और मगिंग अप ईच एंड एवरी क्लॉज के अंडर दिए गए स्टेट्स, इट्स गोइंग टू बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सो इवन विद 370 वाटर्ड डाउन, 371 और इसके अंडर की जो स्पेशल प्रोविजंस है ये अभी भी कायम है। ठीक है, तो इसलिए इनके ऊपर नज़र बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल स्टेटस, इन सब को लेके इतनी सारी जो है कॉन्वर्सेशन हो रही है। साथ ही में 370 एंड 371 के बीच में जो कुछ डिफरेंस है उसको भी याद रखना ज़रूरी है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आर्टिकल्स 370 एंड 371 जो है दोनों के दोनों वो दे वर बोथ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स कमेंसमेंट। और कब कमेंस हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, हाउएवर 371 के अंदर कुछ एडिशनल प्रोविजंस भी डाले गए हैं। तो एज एंड व्हेन इंडिया में प्रोग्रेस हुई एंड स्टेट्स को स्पेशल नीड्स की ज़रूरत पड़ी तो आर्टिकल्स 371A to H एंड लेटर 371J जो है डाले गए थे। राइट, सो दीज वर लेटर ऑन जो है ये ऐड किए गए थे बाय द पार्लियामेंट थ्रू अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368। तो हमने 368 के अंडर जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी अमेंडमेंट प्रोसीजर के थ्रू जो है 371 को अमेंड करके ये एडिशनल कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई थी। राइट, नाउ 371 जो प्राइमरीली आर्टिकल है वो डील करता है, जो 371 आर्टिकल है, कोई और क्लॉज नहीं, 371 इटसेल्फ वो डील करता है विद सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब हमें पता है महाराष्ट्र एंड गुजरात दोनों के अंदर कुछ ऐसे सब रीजन्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वाटर क्राइसिस फेस करते हैं। तो कीपिंग दैट इन माइंड 371 एम्पावर करता है गवर्नर्स ऑफ बोथ द स्टेट्स को कि वो सेटअप कर सके सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स। किन के लिए? फॉर विदर्भा एंड मराठवाड़ एंड रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात के अंदर सौराष्ट्र रीजन एंड कच्छ एज वेल एज रेस्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन याद रखना बहुत ज़रूरी है। द नेक्स्ट हम जो करेंगे दैट इज 371A एंड ये डील करता है विद नागालैंड। ठीक है, अब नागालैंड के अंदर इन्होंने क्या कहा है दैट विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन सर्टेन सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा एक्ट हो गया जो कि इम्पैक्ट करता है रिलीजियस या सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागाज, या फिर जो कस्टमरी लॉ है नागाज का, या फिर जो कस्टमरी लॉ जिसके तहत सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस भी आता है उसके साथ डील करता है, या फिर लैंड ओनरशिप और ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, इन सारे एक्ट्स राइट जो भी इन सब्जेक्ट मैटर्स के साथ कंसर्न करते हैं, ऐसे कोई भी अगर पार्लियामेंट्री एक्ट्स आते हैं तो वो अप्लाई नहीं करेंगे टू नागालैंड विदाउट द अप्रूवल ऑफ नागालैंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो कि नागालैंड के तहत इंपॉर्टेंट एग्जिस्ट करता है। इसके साथ ही साथ स्पेशल एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू द गवर्नर ऑफ नागालैंड फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, राइट, स्पेशली जब तक हॉस्टाइल नागाज जो हैं वहाँ पे एग्जिस्ट करते रहें। इसके साथ ही साथ एक रीजनल काउंसिल भी बनाई गई है फॉर तुनसांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड, जिसके अंदर 35 मेंबर्स जो है चुन के भेजे जाते हैं। राइट, अब इसके कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज़ जो कि याद रखना ज़रूरी है नागालैंड के कॉन्टेक्स्ट में इज़ द RIIN, राइट,
विच इज़ योर नागालैंड के अंदर एनआरसी के प्रोसेस के बाद बनाया जा रहा रजिस्टर ऑफ इंडिजिनियस इनहैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप अपडेट्स रखें, राइट, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा एक और जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल 371B, जहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, तो अब यहाँ पे गवर्नर नहीं बल्कि कौन, प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है कि वो एक कमिटी बना सकते हैं विद इन द असम्स लेजिस्लेटिव असेंबली विच विल बी कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स जो कि इलेक्ट करके आते हैं फ्रॉम द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो गई ऑन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 6th शेड्यूल, राइट, क्योंकि असम इतनी न्यूज़ में रहा है, चाहे वो असम अकॉर्ड हो, चाहे वो एनआरसी को लेके हो, तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। नेक्स्ट अब हमारे सिटीजनशिप को लेके जो कुछ अपडेट्स रही हैं। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही चाहे घिसा पिटा हो, बट कई बार ऐसे बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, और वो बेसिक क्वेश्चन में ही हम कई बार गलती कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अब कहाँ कहाँ पे लागू है, कौन से किस जगह के कौन सी कम्युनिटीज़ के लिए ये सिटीजनशिप अक्वायर करना आसान बना देता है। तो कौन सी कम्युनिटीज़ हैं ये हैं हिंदूज, सिख्स, Buddhists, Jains, Parsis and Christians. Now given the Afghanistan crisis, right, and the kind of fleeing of minorities, ये question जो है on Citizenship Amendment Act आ सकता है। तो आपने याद रखने the names of these communities and कौन से neighbors से, 3 हमारे जो इस्लामिक नेबर्स हैं, दैट इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, अगर वो कुछ कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं तो वो जो है सिटीजनशिप आसानी से अक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, क्या है ये कंडीशन? सबसे पहले दे शुड हैव अराइव्ड इन इंडिया ऑन और बिफोर December 31st, 2014। ठीक है, तो अभी जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं क्या उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। वाई? बिकॉज देयर इज अ कट ऑफ डेट दैट हैज बीन सेट, एंड व्हाट इज द कट ऑफ डेट? दैट दे शुड हैव अराइव्ड इन इंडिया ऑन और बिफोर December 31st, 2014. Next, very importantly, that since they arrived, they should have been ordinary residents of India for at least 5 years. तो ये 11 साल से रिड्यूस करके कितनी कर देता है? 5 साल कर देता है। Next, very importantly, to bring about this Citizenship Amendment Act, गवर्नमेंट पहले चेंज लेके आई इन 2 वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट्स, विच इज योर फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 एंड पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट ऑफ 1960, जो कि बेसिकली डिफाइन करता है इलीगल माइग्रेंट्स को। तो इन लोगों को, ये जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं जो कि इंडिया में आए हैं, इनको बचाने के लिए कि कहीं ये इलीगल माइग्रेंट्स के नाम पे डिपोर्ट ना कर दिए जाए वापस टू दीज कंट्रीज, दिस सच चेंज टू बोथ दीज एक्ट्स वाज ब्रॉट इनटू प्लेस। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली, क्या एग्जेम्पशन है, कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई नहीं करेगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा टू द ट्राइबल एरियाज, मतलब जो 6th शेड्यूल के अंडर एरियाज आते हैं, दैट इज अगेन यू हैव टू रिमेंबर क्या है, हमने क्या किया था, एमे टीमी। ठीक है, तो एमे टीमी में एप्लीकेबल नहीं होंगे, दैट इज असम में, मेघालय में, मिजोरम एंड त्रिपुरा में। इसके साथ ही साथ जो एरियाज ILP के अंडर आते हैं, इनर लाइन परमिट के अंडर हमारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, ये उन पे भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो हमने इनर लाइन परमिट पहले भी देखा था लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में, तो इनर लाइन परमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस पे नज़र बनाए रखें, राइट। साथ ही साथ में यही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है कुछ चेंजेस आपकी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में भी लाता है कि किस तरह से आप OCI जो है उसका स्टेटस लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो OCI क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कब ये स्कीम्स मर्ज हुई, PIO एंड OCI, वो आपको पता होना चाहिए। डज OCI स्टेटस मीन दैट इंडिया हैज डुअल सिटीजनशिप? तो नो, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के पास डुअल सिटीजनशिप है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ परमानेंट रेजिडेंसी, जो कि लिविंग एंड ट्रैवल टू इंडिया बहुत आसान बना देता है फॉर ओवरसीज सिटीजन्स, बट दिस डज नॉट मीन इंडिया हैज डुअल सिटीजनशिप। इनफैक्ट कुछ आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी याद रखने की ज़रूरत है सिटीजनशिप वाले इन दिस कॉन्टेक्स्ट। आर्टिकल 9 जो है, अगर हम बोले कि कहाँ कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू हमें पता लगता है कि देयर इज ओनली सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया, तो आर्टिकल 9 जो है उसके थ्रू हमें पता लग जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको सिटीजनशिप के रिगार्डिंग
याद रखनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली इन दिस सिमिलर कॉन्टेक्स्ट इज योर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है? क्या दिस इज द सेम एज सेंसस? इसके ऊपर आपने नज़र बनाए रखनी है। सेंसस के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेंसस पहली बार कब शुरू कराया गया, राइट? किसने शुरू कराया, राइट? कॉलोनियल इंडिया के अंदर। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सेंसस यहाँ पे इंडिया में। उसके बाद इंपॉर्टेंटली सेंसस इंडिपेंडेंट इंडिया में कौन से एक्ट के तहत होता है? तो ये होता है अंडर द सेंसस एक्ट ऑफ 1948। और कौन कराता है? जो हमारे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं, वो जो है इस सेंसस को कंडक्ट कराते हैं। तो रजिस्ट्रार जनरल के बारे में जो है आप कुछ इन्फॉर्मेशन बतौर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं ना। वेरी इंपॉर्टेंटली, क्या इसी सेंसस एक्ट के तहत आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की कंपाइलेशन हो रही है? तो नहीं, राइट? एनपीआर जो है वो करवाया जा रहा है एज पर द सिटीजनशिप रूल्स ऑफ 2003, जिसने मैंडेट किया था कि एक ऐसी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी। क्या एनपीआर इससे पहले हुआ है? तो एब्सोल्युटली यस। 2010 में जो है पहला एनपीआर कराया गया था। एनपीआर है क्या? बेसिकली एक रजिस्टर है ऑफ यूजुअल रेजिडेंट्स इन द कंट्री। ठीक है, तो इसका काम क्या है? आइडेंटिफाई करना यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया को, राइट? तो जिस तरह से एक एनआरसी की एक स्टेट स्पेसिफिक एक्सरसाइज हुई है, अगर आप इमेजिन करें अ बिगर कंट्री वाइड रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेजिडेंट्स, वो जो है आपकी एनपीआर है। ऑन दी अदर हैंड, सेंसस जो है कराया जाता है पॉलिसी मैटर्स के लिए। तो तभी सेंसस के अंदर हम देखते हैं 2 फेजेस है। फॉर एग्जांपल 2021 के भी एक हाउसिंग लिस्ट एंड एक पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, राइट? जहाँ पे हम देखते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं अबाउट द पीपल, अबाउट द एसेट्स दैट दे हैव, देयर लिटरेसी लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल, ताकि पॉलिसी फॉर्मुलेशन आसान हो सके ऑन दैट बेसिस। ठीक है, और यही इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे कलेक्ट की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंटली, सेंसस जो है अनोनिमस एंड कॉन्फिडेंशियल होता है, वेयर इज ऑन द अदर हैंड दिस इज नॉट द केस विद एनपीआर, राइट? तो ऐसे कुछ चीज़ें जो है याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने प्रीलिम्स के लिए एनपीआर एंड सेंसस के बारे में ज़रूर रिवाइज करें। नेक्स्ट, हम जो आज के लिए लास्ट एक चीज कवर करेंगे इज विद रिगार्ड टू द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। अब इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंटली आपको जो कुछ चीजें पता होनी चाहिए, वाटर कौन सी लिस्ट पे आता है। तो वाटर जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन की हो गई, वाटर स्टोरेज की हो गई, वाटर कैनाल्स की हो गई, तो ये सब कहाँ आता है? दिस फॉल्स इन एंट्री 17 which is a part of list 2, that is state list. However, इसी एंट्री के अंदर लिखा गया है that all of this is subject to any law made by the parliament as per entry 56. तो entry 56 क्या है? entry 56 आपकी list 1 that is union list में आती है and deals with the power of the parliament to make any law with respect to regulation and development of interstate river water and river valleys. ठीक है, तो ये जो है, जो रिवर वाटर, रिवर वैली हो गई, जो इंटरस्टेट फ्लो कर रही हैं, वो एंट्री 56 दैट इज लिस्ट 1 ऑफ यूनियन लिस्ट में आती है। उसके अलावा स्टेट स्पेसिफिक कोई भी डेवलपमेंट ऑफ कैनाल्स, इरिगेशन, कुछ भी ये जो है वो आपकी एंट्री 17 ऑफ स्टेट लिस्ट के अंदर फॉल करता है। अब अगर स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई प्रोविजन है टू डील विद इट? तो एब्सोल्युटली वी हैव आर्टिकल 262। आर्टिकल 262, अब क्योंकि इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स इतनी ज़्यादा चर्चा में रही हैं, इंपॉर्टेंट है कि कुछ जो स्टैटिक प्रोविजंस है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, आप वो याद रखें। तो 262 क्या बोलता है कि किसके पास पावर है टू रिजॉल्व दीज डिस्प्यूट्स? पार्लियामेंट जो है एक ट्रिब्यूनल बनाएगी, एक बॉडी बनाएगी, एक एडहॉक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करेगी टू सेटल दीज डिस्प्यूट्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दिस विल बी आउटसाइड, पार्लियामेंट ये बोल सकती है कि ये जो डिस्प्यूट है इट विल बी आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स। नाउ इसको मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंट ने क्या कोई लॉ बनाया है? एब्सोल्युटली 2 लॉज इनफैक्ट बनाए हैं। कौन से 2 लॉज? रिवर बोर्ड्स एक्ट, जो कि इनफैक्ट प्रोएक्टिव होते हैं। तो बिफोर द डिस्प्यूट अराइजेस, ये रिवर बोर्ड्स एक्ट जो है मैनेजमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर वाटर वैलीज एक्सेट्रा के अंदर जो है उनको हेल्प करते हैं, उनको मैनेज करने में। क्या ये एक्ट कभी इंप्लीमेंट किया गया है? नहीं, इट हैज़ रिमेन्ड अ डेड लेटर। दूसरा एक्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंट किया गया है, काफ़ी ज़्यादा बार अमेंड किया गया है, वो कौन सा है? इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, तो कौन कौन सी इसकी अमेंडमेंट्स रही हैं, इसके तहत कौन कौन से ट्रिब्यूनल्स बने हैं जो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं, आपको वो भी रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ कीपिंग दिस इन माइंड, कुछ करंट अफेयर्स की चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल पर्सपेक्टिव
प्लान जो है, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान अब 1980 में बनाया गया था बाय व्हाट वाज नोन देन एज द मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन। किस पर्पस के लिए? कि हमारे जो वेरियस रिवर वाटर बेसिन्स हैं उनमें से जो वाटर बहुत ज़्यादा, जहाँ पे वाटर अबंडेंट है विच ऑफन लीड्स टू फ्लड्स एक्सेट्रा, किस तरह से उन वाटर अबंडेंट बेसिन से हम वाटर स्कार्स बेसिन के अंदर पानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? बिकॉज of a committee which was the task force on interlinking of rivers headed by श्रीराम वेदीर, जिन्होंने कुछ चीज़ों को जो है अप्रूव किया है, अप्रूवल मिली है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पूरी टास्क फोर्स की डिटेल्स जो है इन दी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ वाली वीडियो मैंने दी हुई है, तो अगर आपके पास इसकी डिटेल्स नहीं है टू रिवाइज, प्लीज़ गो देयर। वहाँ पे बहुत सारी और भी कमिटीज़ हैं जो कि बहुत न्यूज़ में इंपॉर्टेंट रही हैं, आप उनको क्विकली रिवाइज कर लें। एंड इसी के चलते हुए एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू जो करंट अफेयर्स है वाटर से जुड़ी, वो है आपका कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। कौन बनाता है ये? तीन बॉडीज जो है मिलके इसको बनाती हैं, विच इज़ योर नीति आयोग, विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। 2018 में पहला आया था, 2019 में जो है इसका दूसरा एडिशन आया था। इसका कौन सा ईयर है? रेफरेंस ईयर है आपका 2017-18, और बेस ईयर कौन सा यूज़ करता है? 2016 एंड 17। वेरी इंपॉर्टेंटली जो आपका कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 था, इसमें पहली बार यूटीज़ ने भी अपना वाटर डेटा जो है सबमिट किया था। 2 यूटीज़ ने, दिल्ली एंड पुदुचेरी में, एंड इनके अंदर पुदुचेरी जो है वॉज बेटर देन दिल्ली। अब इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या स्टेट्स में डिवीजन है। फॉर एग्जाम्पल दे डिवाइड स्टेट्स इनटू, एक तो आपकी यूनियन टेरिटरीज हो गई, देन यू हैव योर नॉन हिमालयन स्टेट्स, एंड देन यू हैव योर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स। ठीक है, साथ ही में सर्टेन इंडिकेटर्स है जिनके ऊपर इनको मार्क किया जाता है, इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर रिस्टोरेशन, इरिगेशन मैनेजमेंट, ऑन फार्म यूज, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड वाटर पॉलिसी फ्रेमवर्क्स। ठीक है, और ये इनको रेट करता है इनटू हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स, मीडियम परफॉर्मिंग स्टेट्स एंड लो परफॉर्मिंग स्टेट्स। सो अब ये जो CWMI की मेजर रिकमेंडेशंस थी, इसकी रिपोर्ट की जो कुछ चीज़ें थी, उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप उस पर नज़र बना लें एंड उसको जो है एक बार क्विकली रिवाइज कर ले। तो अमंग्स्ट नॉन हिमालयन स्टेट्स आपका जो गुजरात है, इट हैज़ बीन अ फ्रंट रनर, एंड बॉटम में जो है झारखंड रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स में सबसे आगे रहा है हिमाचल प्रदेश, एंड बॉटम मोस्ट परफॉर्मेंस रही है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ जो कि वाटर के लिए देखना, एक और जो आप देख सकते हैं, इस 11th एंड 12th शेड्यूल के अंदर जो वाटर को लेके डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स कर दी गई थी पोस्ट द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, बिकॉज आपकी PRIs एंड अर्बन लोकल बॉडीज बना दी गई थी। तो फॉर एग्जांपल 11 शेड्यूल में बोला जाता है कि स्टेट कैसे डिवॉल्व कर सकता है सर्टन पावर्स विद रिगार्ड टू आपके जो माइनर वाटर प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर का कुछ हो गया, कि वो आप किसको दे दीजिए 11 शेड्यूल के अंदर, PRIs एक्सेट्रा को। सिमिलरली 12th शेड्यूल के अंदर डिवॉल्व कर सकते हैं पावर्स विद रिगार्ड टू वाटर का सप्लाई फॉर डोमेस्टिक पर्पस, फॉर कमर्शियल पर्पस एंड सो ऑन सो फोर्थ टू द अर्बन लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपैलिटीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें रिवाइज करना मत भूलिएगा। दिस इज आ पार्ट 1। अगले हफ्ते जो है हमारा पार्ट 2 आएगा, जिसके अंदर हम ये जो फेडरल इश्यूज एंड फेडरल इश्यूज से एसोसिएटेड कुछ और बॉडीज एक्सेट्रा हैं उनको डिस्कस करेंगे। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट बॉडीज एंड न्यूज़ रहे हैं उसमें क्या आपने प्रिपेयर करना है उसको भी देखते रहेंगे। तो इस तरह से हर सब्जेक्ट वाइज, जिस तरह से हमारे 2 मिनट सीरीज सब्जेक्ट वाइज आते हैं, उसी तरह से ये भी सब्जेक्ट वाइज जो है हर हफ्ते आएगा, जहाँ पे हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है डिस्कस करेंगे। तो इनको आप देखते रहिए। वेरी इंपॉर्टेंटली इसी के साथ साथ हमारी जो 2 मिनट सीरीज है एट 8 AM, इसके अंदर भी एक रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रही है। तो यहाँ पे तो हम इन्यूमरेट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप इन टॉपिक्स को नज़र डाल लीजिए। 2 मिनट सीरीज में हम पूरी डिटेल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैंने मेंशन किया था इंपॉर्टेंट रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमने पढ़ाई हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि पॉलिटी में आ सकते हैं हम वो पढ़ा रहे हैं, राइट। जैसे कि आज 8 बजे जो है दैट्स एग्जैक्टली व्हाट केम पार्ट 2 ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, जो कि प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है आपको पॉलिटी के टॉपिक में, ठीक है, पॉलिटी के सब्जेक्ट में, राइट। इसी के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंटली टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टेस्टिंग के लिए अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज जो आप दे रहे हैं, प्रीमिक्स को रेगुलरली देखते रहिए, बिकॉज इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत करंट से जुड़े भी जो है हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, एंड यू नेवर नो दैट एट द लास्ट मोमेंट कौन सा क्वेश्चन आपका भिड़ जाए विच कैन लीड टू यू क्लियरिंग द
प्रीलिम्स। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे नज़र बनाए रखें, इनको रिवाइज करते रहें, एंड आई एम श्योर इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ बेनिफिट in your UPSC prelims 2021, right? So thank you. This is all for today and see you next week.